गांव धनपुर अपने शांत माहौल के लिए मशहूर था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हर रात लोगों को अजीब खुरों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। तप तप तप, जैसे कोई भारी बैल गलियों में घूम रहा हो। रमेश, गांव का नौजवान, बोला, भाई, रात के 12 बजे कौन बैल घूमेगा? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसका दोस्त सोहन हंसते हुए बोला, तू ज्यादा डरता है रमेश, चल आज रात देखते हैं। रात को दोनों खेतों की तरफ गए। हवा ठंडी थी, चारों तरफ सन्नाटा। तभी दूर से वही आवाज आई, तप तप तप। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी। दोनों की सांसें तेज हो गईं। चांदनी में उन्होंने देखा एक काला बैल जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसकी गर्दन पर टूटी जंजीर लटक रही थी, जैसे किसी ने बांधने की कोशिश की हो लेकिन वो छूट गया हो। रमेश फुसफुसाया, सोहन, ये तो जमीन पर साया नहीं डाल रहा। सोहन ने पीछे मुड़कर देखा, बैल अब उनके ठीक सामने था। बैल ने जोर की दहाड़ मारी और दोनों अंधेरे में भाग खड़े हुए। अगली सुबह रमेश और सोहन दोनों डरे हुए थे। रात की घटना किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। सोहन ने कहा, रमेश, वो जो बैल था, उसकी आंखें आग जैसी थीं। ऐसा बैल कभी देखा है तूने? रमेश बोला, नहीं, लेकिन मुझे याद है, गांव के किनारे वो पुराना कुआं है जहां सालों पहले एक किसान मरा था अपने बैल के साथ। सब कहते थे वहां भूत है। दोनों ने तय किया सच का पता लगाना ही होगा। शाम होते ही वे मशाल लेकर पुराने कुएं की ओर चले। रास्ता सुनसान था, झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थीं। कुएं के पास पहुंचकर रमेश बोला, यहाँ अजीब ठंडक है, जैसे हवा में मौत की गंध हो। अचानक कुएं के अंदर से गूंजती आवाज आई, मेरे बैल को किसने मारा? दोनों जम गए। मशाल कांपने लगी। कुएं के पास पुरानी लोहे की जंजीर और सड़ी हुई बैलगाड़ी के टुकड़े पड़े थे। सोहन ने कांपती आवाज में कहा, रमेश, ये वही बैल होगा जो उस किसान के साथ मरा था। उसी वक्त कुएं से काला धुआं उठा और उसकी आकृति धीरे धीरे बैल में बदलने लगी। भाग सोहन, रमेश चिल्लाया। लेकिन तब तक बैल की लाल आंखें फिर चमक उठीं। काले धुएं से बना वो भूतिया बैल अब उनके सामने था। उसकी सांसें गर्म थीं, जैसे किसी भट्टी से हवा निकल रही हो। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, सोहन, ये कोई आम आत्मा नहीं, ये किसी का बदला है। बैल गर्जा, जिसने हमें धोखा दिया, वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। दोनों किसी तरह भागते हुए गांव पहुंचे। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिनारायण ने जब ये बात सुनी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, वो आत्मा है गोपाल किसान की। 20 साल पहले गांव के जमींदार ने उसकी जमीन हड़प ली थी और उसके बैल को जिंदा कुएं में फेंक दिया था। गोपाल भी उसी कुएं में कूदकर मर गया। तब से वहाँ कोई नहीं जाता। सोहन बोला, तो अब वो आत्मा बदला लेने लौटी है? पंडित ने सिर हिलाया। हाँ, जब तक जमींदार का खून उस जमीन पर नहीं गिरेगा, ये श्राप खत्म नहीं होगा। रात को फिर वही खुरों की आवाज आई, तप तप तप। इस बार वो सीधे जमींदार हवेली की ओर जा रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। जमींदार दयाराम अपनी हवेली में अकेला बैठा शराब पी रहा था। बाहर तूफान चल रहा था, बिजली चमक रही थी और हवा में अजीब सिसकियां गूंज रही थीं। अचानक हवेली के दरवाजे पर ठक 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 की आवाज हुई। दयाराम बोला, कौन है इतनी रात को? कोई जवाब नहीं मिला, बस खुरों की टप टप आवाज दरवाजे के पास आकर रुक गई। वो गुस्से में बोला, अरे कौन बैल घुस आया मेरे आंगन में? उसने खिड़की से झांका। बाहर वही काला बैल, लाल जलती आंखें और उसकी सांस से धुआं निकल रहा था। अचानक हवेली के अंदर की सारी बत्तियां बुझ गईं। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर कदमों की गूंज सुनाई दी। दयाराम का दिल तेज धड़कने लगा। उसने बंदूक उठाई, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां गोपाल किसान की आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा काला, आंखें लाल और उसके साथ खड़ा था वही बैल। गोपाल की आत्मा गरजी, तूने मेरी जमीन छीनी, मेरे साथी को मारा, अब तेरा अंत तय है। दयाराम चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी बैल ने जमीन पर जोर से पैर पटका और पूरा कमरा कांप उठा। अगली सुबह हवेली के दरवाजे खुले मिले और जमींदार का शव आंगन में पड़ा था। आंखें खुली, चेहरा डर से जड़ा हुआ। जमींदार की मौत के बाद पूरा गांव सन्न रह गया। किसी ने कुछ देखा नहीं, लेकिन सबने सुना। रात के उस पहर में हवेली से उठती बैल की दहाड़ और जलती आग की चमक। रमेश और सोहन सुबह वहां पहुंचे। आंगन की मिट्टी काली पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। दीवार पर खुरों के निशान थे, लेकिन चारों खुरों के नहीं, सिर्फ 3 के। सोहन ने कांपते हुए कहा, 3 निशान? चौथा खुर कहाँ गया? रमेश बोला, शायद इसलिए वो आत्मा अधूरी है, इसलिए उसका श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। उसी शाम से गांव में अनहोनी शुरू हो गई। गायें बिना वजह चिल्लाने लगी, कुएं से अजीब आवाजें आने लगी और रात को घरों के पास लाल आंखें चमकती दिखने लगी। लोगों ने डर के मारे घरों के दरवाजे बांध लिए। पंडित हरिनारायण ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, श्राप तब तक रहेगा जब तक गोपाल की आत्मा को शांति नहीं दी जाएगी। हमें उसका अधूरा खुर ढूंढकर कुएं में वापस रखना होगा। रमेश और सोहन ने निश्चय किया, हम आज रात ही पुराने कुएं में जाएंगे, चाहे जान चली जाए।
रात ढली, हवा में राख उड़ रही थी। कुएं के पास वही ज्वाला उठने लगी और फिर वही आवाज, मेरे साथी का चौथा निशान कौन लाया है। रात का समय था, आसमान में काले बादल थे, बिजली कड़क रही थी। रमेश और सोहन मशाल लेकर पुराने कुएं के पास पहुँचे। उनके हाथ में एक लोहे का टूटा खुर था जो उन्हें हवेली के पास जमीन में दबा मिला था। सोहन बोला, यही वो खुर है, यही सब खत्म करेगा। रमेश ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अगर हम देर कर गए तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अचानक कुएं से काले धुएं की लपटें उठी और फिर वही भयानक बैल प्रकट हुआ। उसकी आंखों में आग थी और जमीन कांप उठी। कौन मेरी शांति में बाधा डालता है? उसकी आवाज गूंज उठी। रमेश ने कांपते हुए खुर कुएं में फेंक दिया और चिल्लाया, तेरे साथी का निशान लौटा दिया, अब चैन से सो जा। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर हवा तेज चली, मशालें बुझ गईं और कुएं से निकलती आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। धीरे धीरे धुआं गायब हो गया। बैल की आकृति हवा में घुल गई। सुबह होने तक आसमान साफ था। गांव में पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि शांति थी। लेकिन जब रमेश और सोहन लौटे तो रास्ते में मिट्टी पर 3 खुरों के निशान फिर से दिखे। सोहन ने डरते हुए कहा, 3, चौथा फिर गायब क्यों है? रमेश चुप था। उसकी आंखों में वही लाल चमक झलक रही थी। शायद श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे।